हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द बायोकेमिस्ट्री वन शॉट सीरीज़। इसमें हम एंजाइम्स के बारे में और बायो एनर्जेटिक्स के बारे में और जितने भी इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिज्म्स हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं माइकलिस मेंटन इक्वेशन से। आप सभी को पता है V इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा माइकलिस मेंटन का जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, Km क्या है यहाँ पे, एंजाइम की एफिनिटी। वी मैक्स क्या है, मैक्सिमम स्पीड। उसके बाद हमारे तीन इंपॉर्टेंट इसके टाइप आते हैं, कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव और अनकम्पिटिटिव। ये हमारे लाइन वीवर बर्क प्लॉट बनाते हैं जो हम, उसके तीन अलग अलग टाइप के एंजाइम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है जो कम्पिटिटिव एंजाइम होता है। कम्पिटिटिव एंजाइम की Km ज़्यादा मिलेगी और वी मैक्स कॉन्स्टेंट रहेगी। सबस्ट्रेट से इसका कंपटीशन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसके बाद नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, वी मैक्स कम हो जाती है और Km सेम रहती है, कांस्टेंट। एक्टिव साइड पे नहीं, एलोस्टेरिक जो हमारी साइड होती है उसके ऊपर जो हमारा इनहिबिटर होता है वो बाइंड करता है। इसके बाद अनकम्पिटिटिव में हमें पैरेलल लाइन शो होती है ग्राफ के अंदर, Km कम हो जाता है, वी मैक्स भी कम हो जाता है, दोनों ही चीज़ें कम हो जाती हैं क्योंकि जो इनहिबिटर होता है वो ES कॉम्प्लेक्स से, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बाइंड करता है, स्टेबलाइज हो जाता है, जो प्रोडक्ट है वो कम बनेगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारे तीनों टाइप की है। जनरली इससे क्वेश्चन कैसे आता है, आपसे पूछ लेंगे कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स दे देंगे चार, उनमें से आपको ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। बी पार्ट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, ग्राफिकल क्वेश्चन भी इससे देखने को मिलते हैं। एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होता है, एलोस्टेरिक एंजाइम होता है जो कि स्ट्रक्चरल चेंजेस जिसके अंदर अंडरगो हो सकते हैं, स्विच की तरह काम करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, एक सिग्मोइड कर्व देगा ये हमें। ठीक है, इसके बाद मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म में हम सबसे पहले और सबसे मेन जो पढ़ते हैं वो है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की लोकेशन क्या होगी, साइटोप्लाज्म। इसके अंदर नेट जो प्रोडक्शन होगा, 2 ATP बनेंगे, 2 NADPH बनेंगे। की एंजाइम जो इसमें यूज़ करते हैं, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 यूज़ करते हैं जो कि रेट लिमिटिंग एंजाइम है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके अंदर ग्लूकोज बनाना है लेकिन स्टारवेशन कंडीशन के अंदर, इसको रिवर्स ग्लाइकोलिसिस भी बोला जाता है। इसके बाद TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल, इसकी लोकेशन क्या रहेगी, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके अंदर जो चीज़ें हमें मिलेंगी, एक एसिटाइल कोएंजाइम से 3 NADPH 1 FADH2 एंड 1 GTP बनेगा। इसके बाद ETC साइकिल, इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा। ATP बनाता है ATP सिंथेस से। ठीक है, इसके बाद बीटा ऑक्सीडेशन हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। फैट को एसिटाइल को कोएंजाइम A में देन एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं हम। इसके बाद लास्ट जो हमारा पाथवे जो हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट है जो, वो है PPP, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इसमें क्या होता है, जो NADPH और राइबोलोज 5 फॉस्फेट हैं ये दोनों बनते हैं। ठीक है, इनसे क्या होता है, बायोसिंथेसिस की जाती है आगे। इसके आगे हम पढ़ेंगे बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स में सबसे मेन जो एक हमारी रिएक्शन आती है फ्री एनर्जी चेंज की, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल पार्ट आपका आता है। ठीक है, या फिर कुछ आपके ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जिसके अंदर आपको स्टेटमेंट्स दी होंगी, उनमें से आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो इसके अंदर तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं, या तो डेल्टा G 0 होगा तो क्या होगा, उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। अगर डेल्टा G ग्रेटर देन 0 है तो नॉन स्पॉन्टेनियस यानी कि एंटरजेनिक रिएक्शन देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर डेल्टा G कम है 0 से तो क्या देखने को मिलेगी, हमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देखने को मिलेगी। इसे हम एक्सोजेनिक भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सोजेनिक रिएक्शन। इसके बाद जो ATP होती है, ATP हमारी एनर्जी करेंसी होती है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है ड्यू टू फोस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड। जो ATP है उसके अंदर हमें फोस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड देखने को मिलते हैं, इसलिए दिस इज़ अ हाई एनर्जी यील्ड मॉलिक्यूल। इसके बाद हाइड्रोलिसिस क्या होती है, हाइड्रोलिसिस में ATP ADP एंड फॉस्फेट में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए एनर्जी लगती है, ये आपको याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो ATP है वो टूट के ADP प्लस फॉस्फेट बनाता है। ठीक है, इसके बाद कपल्ड रिएक्शन क्या होती हैं, अनफेवरेबल रिएक्शंस जिसमें डेल्टा G इज़ ग्रेटर दैन 0,
बिकम फेवरेबल व्हेन कपल टू एटीपी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, मतलब ये जो अनफेवरेबल रिएक्शन होती हैं जिनका डेल्टा जी नोट 0 से ज़्यादा होता है, ये फेवरेबल बन जाती हैं जब इनको कपल्ड कर देते हैं हम एटीपी हाइड्रोलिसिस से। इसका एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज इक्वल टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये हमारा ग्लाइकोलिसिस के अंदर बनता है कपल्ड टू एटीपी ब्रेकडाउन। इसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शन को याद करने की एक हमारे पास ट्रिक है, ओएल रिग। ओएल रिग मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस एंड रिडॉक्स इज गेन, या फिर रिडक्शन इज गेन, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब रेड ऑक्स, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं जिनके अंदर। अब ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारा रिडक्शन के अंदर। ठीक है, ओएल रिग से आप इसको याद रख सकते हो, ये इसकी एक ट्रिक है। इसके बाद रेस्पिरेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम NADH और FADH टू ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर। इसके बाद ETC का जो ETC मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो ETC है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होती है हमारी। NADH और FADH2 से इलेक्ट्रॉन कहाँ पास होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस 1 से 4 में एक पैटर्न बनाते हैं, उस पैटर्न के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं और जो फाइनल एक्सेप्टर रहेगा वो ऑक्सीजन रहेगा एंड H2O की फॉर्मेशन होगी लास्ट में। ठीक है, क्रिएट्स प्रोटॉन ग्रेडियंट, और ये ETC हमने पहले भी देखा था जैसे कि H पॉजिटिव ग्रेडियंट बनाएगा बाय यूजिंग ATP सिंथेस। इसके बाद कुछ बायोकेमिकल टेक्निक्स पढ़ते हैं हम, जिसके अंदर हमारी SDS पेज आता है। SDS पेज साइज़ की बेसिस पे प्रोटीन को सेपरेट करता है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी चार्ज के बेस प्रोटीन सेपरेशन करेगा। जेल फिल्ट्रेशन में भी साइज के बेस पे होगा कि मॉलिक्यूल्स का क्या साइज़ है, बैंड्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी स्पेसिफिक बाइंडिंग के बेसिस पे क्या करेगा, डिटेक्शन करवाएगा, ये भी एक टेक्निक है। इसके बाद बियर लैम्बर्ट लॉ क्या होता है, ये एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होता है A इज इक्वल टू एप्सिलॉन C/L। ठीक है, जो प्रोटीन और DNA का क्वांटिफिकेशन करने के काम आता है। प्रोटीन हमें किस रेंज पे देखने को मिलेगा, 280 नैनोमीटर की रेंज पे देखने को मिलेगा, और DNA RNA हमें 260 नैनोमीटर की रेंज पे देखने को मिलते हैं। इनके ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, ये एक एंजाइम काइनेमेटिक्स की एक टेक्निक है बियर लैम्बर्ट लॉ, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वैलिड रहेगा ये। और इसके अंदर हम जनरली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लिए या फिर RNA और DNA की स्पेक्ट्रा को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं ये ला। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट बायोकेमिस्ट्री। आई होप सो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। परसों से अगले दिन हमारा एग्ज़ाम है, तो तब तक हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम यूनिट या मैक्सिमम इम्पोर्टेंट टॉपिक एटलीस्ट मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूँ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर अब नेक्स्ट यूनिट। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।